गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में। आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाला है कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का 24वां अध्याय, जिसका नाम है पहाड़ों की सैर। प्यारे बच्चों, इस पाठ के पिछले भाग में यानी भाग संख्या 1 में हमने यह जाना था कि पहाड़ होते क्या है, और साथ ही साथ हमने चर्चा की थी संसार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट के बारे में, जहां हमने उसकी स्थिति को जाना, उसके नामकरण के बारे में जाना। साथ ही साथ हमने यह भी जाना कि पहाड़ों पर या ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर हमें चढ़ते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है और वहां पर हमने क्या क्या अनुभव प्राप्त किए, इसके बारे में भी हमने विस्तार से चर्चाएं की थी बच्चों। पर आपको पता है इन पहाड़ों पर चढ़ना इतना आसान काम नहीं है। इन पर चढ़ाई करते समय हमें कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई सारे उपकरण ऐसे होते हैं जिनकी आवश्यकता हमें यहाँ पर चढ़ाई करते समय होगी। क्या कभी किसी व्यक्ति ने जो संसार की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, उस पर चढ़ाई की? जब उन्होंने चढ़ाई की या उसने चढ़ाई की तो उनके सामने क्या क्या समस्याएं आई, उनका सामना उन्होंने कैसे किया, इन सब के बारे में तो जब आज का अध्याय हम पढ़ेंगे, आज के भाग को हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। तो चलो बच्चों जानते हैं कि जो पहाड़ों की चढ़ाई है वो आसान क्यों नहीं है, यानी आसान नहीं पहाड़ों की चढ़ाई। देखो बच्चों, पहाड़ों पर चढ़ना अत्यंत मुश्किल व जोखिम भरा होता है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के दौरान कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। तो बच्चों आप यहाँ समझ पा रहे हैं कि संसार की जो सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है उस पर चढ़ने का प्रयास लोगों ने किया, कई सारे लोगों ने, और इस चक्कर में उन्होंने अपनी जान भी गंवा दी। तो बच्चों क्या कोई ऐसे व्यक्ति थे जो इस पर चढ़ पाए? ऐसे भी कोई व्यक्ति हैं या क्या आज तक कोई इस पर चढ़ भी नहीं पाया? इनके बारे में तो हमें अध्याय में आगे पता चलेगा। तो देखो बच्चों, ऐसा क्यों हुआ, जान क्यों चली गई? क्योंकि इसकी जो खड़ी चढ़ाई है, तेज ठंड है, बर्फीली हवाएं हैं और ऊंचाई पर वायुदाब कम होना, इन सब कारणों से वहां पर सांस लेने में लोगों को कठिनाई हुई और इसकी चोटी पर पहुंचना लोगों के लिए बहुत ही जोखिम भरा बन गया। यानी हम समझ पा रहे हैं जब भी हम पहाड़ों पर चढ़ते हैं तो ये वो सारी समस्याएं हैं जो हमारे सामने आती हैं। जैसे इनकी खड़ी चढ़ाई होगी, खड़ी चढ़ाई मतलब सीधी चढ़ाई होती है, साथ ही साथ यहाँ पर तेज ठंड का अनुभव होता है, बर्फीली हवाएं चलती हैं, यहाँ पर वायुदाब कम हो जाता है जिसके कारण सांस लेने में हमें तकलीफ होती है। तो इन सब कारणों से बच्चों कई सारे लोगों ने इस माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करते समय अपनी प्राणों को गंवा दिया। परंतु बच्चों दो ऐसे साहसी व्यक्ति थे जिन्होंने इस माउंट एवरेस्ट को फतेह कर लिया, और ये दो साहसी व्यक्ति थे, एक तो एडमंड हिलेरी जो कि न्यूजीलैंड से थे और एक थे तेंजिंग शेरपा जो कि नेपाल के रहने वाले थे। ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने और उन दोनों व्यक्तियों को हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। बच्चों यहाँ पर जब हमने देखा एडमंड हिलेरी को और तेंजिंग शेरपा को तो हमें यह पता चल रहा है कि इन्होंने विशेष प्रकार के कपड़े पहने हुए हैं। इनके साथ हमें पीछे की ओर इनकी पीठ पर लगा हुआ सिलेंडर दिख रहा है, इनके पास हमें चश्मे दिख रहे हैं ना सभी को। यानी हम समझ पा रहे हैं कि इन पहाड़ों पर चढ़ने के लिए कुछ विशेष उपकरणों की आवश्यकता जरूर होती है। बच्चों ये व्यक्ति, जब दोनों साहसी व्यक्ति इस पर्वत पर चढ़े, इस पहाड़ी चोटी पर पहुंचे, तो इन्हें पहुंचने में 2 महीने का समय लग गया। यानी आप समझ पा रहे हैं ये कितनी ऊंची चोटी है और इन्हें कितना सारा समय लगा है, यानी 60 दिन का समय लगा। और बच्चों फिर भी इन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी और अंत में इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह कर लिया। बच्चों पर्वतारोही को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के सिलेंडर ले जाने पड़ता है। अब हमने देखा था इन दोनों ने अपनी पीठ पर ऑक्सीजन सिलेंडर लगाए हुए थे। तो ये क्यों लगाए हुए थे? क्योंकि वहां पर वायुदाब कम हो जाता है जिसके कारण इन्हें सांस लेने में तकलीफ होती है। इसी वजह से ये जो पर्वतारोही होते हैं, पर्वतों पर चढ़ने वाले होते हैं, वो अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर ले जाते हैं। परंतु बच्चों समस्या यहीं खत्म नहीं होती कि वायुदाब का तो इन्होंने हल निकाल लिया, ऑक्सीजन यानी सांस वाली समस्या तो इन्होंने हल कर ली, परंतु यहाँ समस्या समाप्त नहीं होती। कभी कभी भूस्खलन हो जाता है। अतः अनुशासन में रहना, जोखिम उठाने की क्षमता, धैर्य, सहनशीलता आदि के गुण पर्वतारोही में होने आवश्यक है। यानी कि बच्चों कई बार पहाड़ी चोटियाँ होती हैं या पहाड़ी हिस्सा होता है वो टूट करके नीचे सरकने लगता है या टूट करके नीचे गिर जाता है, जैसा इस इमेज में हम देख पा रहे हैं। इसे हम कहते हैं भूस्खलन। और जब ये भूस्खलन होता है तो अच्छे अच्छे लोगों की हालत ख़राब हो जाती है, उन्हें समझ नहीं आता कि अब क्या किया जाए। इसीलिए बच्चों यहाँ कहा गया है कि जो पर्वतारोही हैं, पर्वतों पर चढ़ने वाले हैं,
उन्हें अनुशासन में रहना, जोखिम उठाने में की जो उनमें क्षमता होनी चाहिए, उनमें धैर्य होना चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए, ये सारे गुण उनके अंदर होने चाहिए, तभी वो अपनी चढ़ाई को संपन्न कर पाते हैं। तो देखा बच्चों आपने, हमने यहाँ पर जाने पर्वतारोहियों के विशेष गुणों के बारे में। तो चलो अब कुछ आसान से प्रश्नों पर चर्चा की जाए, सोचिए और बताइए में। देखो बच्चों, पर्वतारोहियों को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और इसके बारे में तो हम काफ़ी कुछ जान चुके हैं। उन्हें भूस्खलन का सामना करना पड़ता है, ठंडी हवाओं का करना पड़ता है, बर्फीली हवाओं का, खड़ी चढ़ाई, ऊंचाई पर वायु दाब कम होने के कारण सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ता है। तो चलो बच्चों अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। इन लोगों के भोजन की व्यवस्था कैसे होती होगी? हमने जाना था कि जो दो साहसी व्यक्ति थे, यानी नेपाल के शेरपा जी और हिलेरी जी, वो न्यूजीलैंड से थे ना, तो उन दोनों व्यक्तियों को एवरेस्ट पर पहुंचने के लिए 60 दिन का समय लगा, यानी 2 महीने लगे। तो बच्चों उन्होंने इतने दिन का भोजन कहाँ खाया होगा, ये विचार आया ना मन में। तो हमारा ये प्रश्न यही कहता है कि इन लोगों के भोजन की व्यवस्था कैसे होती होगी। देखो बच्चों, जो पर्वतारोही होते हैं वो अपने साथ पैक बंद खाने का डिब्बा, पानी की बोतल, कच्चा सामान साथ लेकर के जाते हैं। इसी से ये अपने भोजन की व्यवस्था करते होंगे। यानी हम समझ पा रहे हैं कि ये लोग क्या तो सामग्री साथ में ले जाते हैं, बना हुआ भोजन जो डिब्बों में पैक होता है, पानी की बोतलें ले जाते हैं, और कुछ कच्चा सामान भी अपने साथ में ले जाते हैं, और इसके द्वारा ये अपने भोजन की व्यवस्थाएं करते हैं। तो बच्चों हमने यहाँ पर जाना पर्वतारोहियों के भोजन की व्यवस्था के बारे में। तो चलो अब चलते हैं आगे और कुछ आसान से प्रश्नों पर चित्रों के माध्यम से चर्चा करते हैं। बच्चों नीचे दिए गए पर्वतारोहण के कुछ उपकरणों को देखिए। हम जब यहाँ देखते हैं तो हमें कितने सारे पर्वतारोहण से जुड़े हुए उपकरण दिखाई देते हैं, चाहे हेलमेट हो, चाहे जूते हो, चश्मे हो, कमर का सेफ्टी बेल्ट हो, या फिर नुकीली छड़ी हो, ये सब, या रस्सी हो, ये सब बच्चों वो उपकरण हैं जो पर्वतारोहण के समय काम में आते हैं। इन उपकरणों को हमने देखा, अब इनके आधार पर या इन पर आधारित प्रश्नों की चर्चा करते हैं। जैसे देखिए, पता कीजिए और लिखिए, पहाड़ पर चढ़ते समय आंखों पर काला चश्मा क्यों लगाया जाता है? बच्चों हमने यहाँ पर उपकरणों में देखा था चश्मे को, इस चश्मे का क्या उपयोग है? या फिर हमने जब दोनों साहसी व्यक्तियों को देखा था तो हमने देखा था उन्होंने चश्मे लगाए हुए थे, उनका क्या उपयोग है? तो देखो बच्चों, पहाड़ों पर होती है सफ़ेद बर्फ, और जब सूर्य की किरणें इस बर्फ पर पड़ती हैं तो किरणें परावर्तित होकर आंखों पर आती हैं, जो आंखों के लिए बहुत ही हानिकारक होती हैं। इस स्थिति से बचने के लिए पहाड़ों पर चढ़ते समय काले चश्मे का प्रयोग किया जाता है। तो देखा आपने, पहाड़ों पर चढ़ते समय कितनी सारी सावधानियां रखी जाती हैं। साथ ही साथ देखिए बच्चों, पहाड़ों पर चढ़ते समय नुकीली छड़ी साथ में क्यों ले जाते हैं? पहाड़ पर्वतारोहण के जो उपकरण हैं उनमें हमने नुकीली छड़ी को भी देखा था, इसे साथ में क्यों ले जाते हैं? तो देखो बच्चों, पहाड़ों पर चढ़ते समय नुकीली छड़ी की सहायता से चढ़ने में आसानी होती है, और उसकी सहायता से फिसलने से भी बचा जा सकता है। जैसे अगर हम आगे चढ़ रहे हैं तो उस नुकीली छड़ी का जो नुकीला हिस्सा है वो बर्फ में थोड़ा धंस जाता है, जिससे कि हमारा बैलेंस बना रहता है और हम फिसलने से भी बच सकते हैं। इसलिए इस छड़ी को पहाड़ पर चढ़ते समय जो पर्वतारोही हैं वो अपने साथ में ले जाते हैं। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है, पर्वतारोही बर्फ के पहाड़ पर चढ़ते समय हाथों में क्या पहनते हैं और क्यों पहनते हैं? मतलब उन्होंने हाथों की सुरक्षा के लिए क्या अपनाया और क्यों? तो देखो बच्चों, जब पर्वतारोही बर्फ के पहाड़ पर चढ़ते हैं तो उस समय वो ठंडी हवा व बर्फ से बचने के लिए, ये तो वो कारण हैं कि इन कारणों से बचने के लिए वो हाथों में दस्ताने पहनते हैं। तो हमने जाना कि वो हाथों में दस्तानों का उपयोग करते हैं क्योंकि जो बर्फ है और ठंडी हवा है उनसे हाथों को नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए इस स्थिति से बचने के लिए वो दस्तानों का प्रयोग करते हैं। तो चलो अब देखते हैं अगला उपकरण कौन सा है। तो देखो बच्चों, पर्वतारोही के जूतों में नुकीली कीलों का क्या उपयोग है? बच्चों जो पर्वतारोहण का कार्य करते हैं या पर्वतारोही होते हैं, उनके द्वारा उपयोग में लिए जाने वाले जूतों के नीचे नुकीली कीले नुमा आकृतियाँ होती हैं। यानी ये जो जूते होते हैं उनका जो निचला हिस्सा होता है उस पर कुछ कई सारी नुकीली कीले होती हैं। इन कीलों का क्या उपयोग है? तो बच्चों जैसे नुकीली छड़ी के बारे में हमने जाना था कि नुकीली छड़ी इनका बैलेंस बनाती है,
बर्फ़ में धंस करके इनको फिसलने से बचाती है, वैसे ही बच्चों जो ये नुकीले जूते हैं या जूतों के जो नुकीली कीलें लगी हुई हैं वो पर्वतारोहियों को अच्छी पकड़ देती हैं, जिससे कि बर्फ़ पर फिसलने से उनका बचाव होता है। तो देखा बच्चों, आपने पर्वतारोहण करते समय हमें कितनी सारी बातों का ध्यान रखना है और जो पर्वतारोहण से जुड़े हुए उपकरण हैं वो कैसे इन पर्वतारोहियों की मदद करते हैं। यानी बच्चों, हम सरल शब्दों में कह सकते हैं कि बर्फीले पहाड़ पर चढ़ते समय पर्वतारोही अपने साथ विशेष प्रकार के उपकरण ले जाते हैं, जिनकी सहायता से बर्फीले पहाड़ों पर चढ़ने में कठिनाई कम होती है। यानी उन्हें कई सारी मदद मिलती है, जैसे ऑक्सीजन के सिलेंडर ले जाने से उन्हें सांस से संबंधित तकलीफों से बचाव होता है, नुकीले जूते या फिर नुकीली छड़ी के माध्यम से उन्हें फिसलने का भय नहीं रहता या फिसलने से बचाव होता है। इसी प्रकार रस्सी जैसे उपकरण भी उनकी चढ़ने में मदद करते हैं। बच्चों, इनके जूतों में लगे नुकीले कील बर्फ पर फिसलने से इनका बचाव करते हैं और इसके बारे में तो हमने प्रश्न में जान ही लिया था। तो देखा बच्चों, आपने पहाड़ों पर चढ़ाई करना आसान नहीं है, परंतु हम अगर अनुशासन में रहें, हम में धैर्य हो, सहनशीलता हो, मुसीबत से लड़ने या सामना करने की हमें क्षमता हो और साथ ही साथ हमारे पास इन पहाड़ों पर चढ़ने में काम में आने वाले उपकरण हो, तो इन सब की सहायता से हम पहाड़ों की चढ़ाई कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की इस कक्षा में हमने जाना पर्वतारोहण से जुड़ी हुई कुछ बातों को। मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।